ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यू सेंजी को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लड ट्रांसफ़र करना बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम फिर भी अपनी सिस्टर को ब्लड डोनेट करो जैसे हमेशा करती हो। जो सुनकर संजी को तो बहुत हर्ट होता है और अपने पेरेंट्स पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा ही उसकी सिस्टर जियाओ से ही प्यार करते हैं और उन्होंने बस उसे अपनी बहन का ब्लड बैंक बना रखा है। सैनजी हॉस्पिटल के वॉशरूम में जाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है, तभी उसे उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। उसके कॉल रिसीव करते ही उसके डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या, किसका बच्चा अपने पेट में लिए घूम रही हो, तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया। लेकिन तभी सैनजी की मॉम उसके डैड को शांत करते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, तुम बस इस बेबी को अबॉर्ट करके अपनी गलती को सही कर लो। सैनजी कहती है कि मुझे ये बेबी अबॉर्ट नहीं करना और डॉक्टर ने भी बोला है कि मेरे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम थे और अगर मैं अभी अबॉर्ट करा देती हूँ तो फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब सैनजी की बात सुनकर उसकी माँ का गुस्सा तो काफ़ी बढ़ जाता है और वो अपनी असली चिंता अपनी बेटी जियाओ के लिए दिखाते हुए कहने लगती है कि तो तुम्हारी बहन का क्या होगा, उसे ब्लड ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है। सैनजी उन्हें समझाते हुए कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि जियाओ की हेल्थ अभी स्टेबल है और बेबी डिलीवर करने के बाद मैं उसे दोबारा ब्लड ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप सैनजी की मॉम का गुस्सा तो हद से बाहर हो जाता है और वो कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम्हें अपनी सिस्टर की जरा भी फिक्र नहीं है, हमने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम अब ऐसा करोगी तो तुम अब इस यू फैमिली से बिलोंग नहीं कर पाओगी, तुम्हें मैं आपसे यू फैमिली की बेटी नहीं मानूंगी। तो सैनजी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो हमारे हीरो यानी कि बेबी के फादर मिस्टर वैन को कॉल करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी तुम्हारा है और तुम चाहो तो साथ मिलकर बात कर सकते हैं, वरना। इससे पहले कि संजी और कुछ कहती, वैन कहता है कि मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तो वो उसे अपना एड्रेस भेज देती है और उसके आने का वेट करने लगती है। मिस्टर वैन अपनी कार लेके हॉस्पिटल के बाहर सैनजी को पिक करने के लिए आ जाता है। सैनजी उसकी कार में बैठ जाती है और उसे देखकर सोचने लगती है कि है तो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम, लेकिन क्या ये बेबी को अपनाएगा। तभी सैनजी अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल की तरफ उसे रोकने के लिए आते हुए देखती है, तो वो जल्दी से वेन की साइड में छुपकर कार को स्टार्ट करने के लिए कहती है। कार के हॉस्पिटल से निकल जाते ही सैनजी मिस्टर वैन की साइड से बाहर आती है और देखती है कि वो लोग काफ़ी क्लोज हैं, तो वैन से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वैन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पास खींचते हुए कहता है कि तुम चाहती क्या हो। इस पर सैनजी कहती है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसमें बेबी की तो कोई गलती नहीं है ना, और अगर वैन फैमिली बेबी को नहीं अपनाएगी तो मैं इस बेबी को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मैं अपने बेबी को सेफ रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यू फैमिली को भी छोड़ दिया। वैन सैनजी को रोकते हुए कहता है कि ये बेबी मेरा है और वैन फैमिली का हायर भी, तो तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद वैन सैनजी को अपनी फैमिली हॉस्पिटल चेकअप के लिए लाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर सैनजी की प्रेगनेंसी की बात मिस्टर वैन की मॉम को बताती है, जिससे वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उन्हें एक ग्रैंडसन मिल जाएगा। वो ये खुशखबरी अपने हस्बैंड को बताने जाती है जो कि प्लांट्स में पानी दे रहे होते हैं। मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। इस पर डैड तो कैजुअली कहता है कि तुम्हारे बेटे ने और किसी को मार दिया होगा और क्या। जो सुनकर मॉम कहती है कि नहीं नहीं, इस बार उसने सच में अच्छा काम किया है और तुम ग्रैंडपा बनने वाले हो। जो सुनकर वैन के डैड पहले तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सर में तेज दर्द होने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इधर चेकअप के बाद दोनों कार में बैठ रहे होते हैं कि संजी को उसके डैड का कॉल आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जल्दी अपने इस फालतू बेबी को अबॉर्ट कर दो और जियाओ के ब्लड ट्रांसफ़र के लिए टाइम पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो संजी उनकी कॉल कट कर देती है क्योंकि वैन भी सब कुछ सुन रहा होता है। देन संजी वैन को सॉरी कहने लगती है। वैन पूछता है कि ये कौन था। संजी उसे बताती है कि मेरे डैड थे जो कि यू फैमिली के सीईओ हैं। तभी सैनजी को अपनी सिस्टर जियाओ का भी मैसेज आता है जिस पर ये लिखा था कि मुझे तो लगा था कि तुम शांत हो सैनजी, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही चालाक निकली, मैं जानती हूँ कि ये बेबी किसका है। सैनजी ये मैसेज देखने के बाद कुछ रिप्लाई नहीं देती है और वैन आराम से उससे कहने लगता है कि तुम कभी यू फैमिली वापस नहीं जाओगी और सैनजी को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए सैनजी सोचती है कि मुझे तो बस हेल्प चाहिए थी, शादी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज के 3 महीने बाद वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है और उसे प्रेगनेंसी के लिए 10 मिलियन का रिवॉर्ड भी मिल रहा है। ये कंडीशन संजय को पसंद आती है तो वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। वैन उससे कहता है कि तुम अब से वैन फैमिली की यंग लेडी हो, जिस पर वो स्माइल देती है। जिसके बाद वो दोनों कोर्ट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं
देन वो उससे कहता है कि तुम्हें अपना सामान और कपड़े पैक करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूँगा। जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ले चलो क्योंकि मेरा सारा कुछ सामान वहीं पर है। तो वैन उसे यूनिवर्सिटी लेकर जाता है, जहाँ पर अपने डॉर्म रूम में घुसे ही उसे अपनी बेस्टी यांग मिलती है। यांग उससे पूछती है कि तुम्हें डॉक्टर ने क्या बताया, शायद यही कि तुमने ज़्यादा खा लिया होगा। मैंने कहा था ना कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो संजू उसे बताती है कि नहीं, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर उसकी फ्रेंड तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब उस जियाओ का ही प्लान था ना, उसने तुम्हें ट्रिक करके उस होमलेस इंसान के साथ रात गुजरवाई थी। आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वो रूम से एक झाड़ू लेके गुस्से में बाहर जाने लगती है। तभी संजू उसे रोक लेती है और कहती है कि सारी गलती जियाओ की भी नहीं थी और वो होमलेस इंसान नहीं था। यांग पूछती है कि तो फिर वो कौन था। तो संजू उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट देती है। मैरिज सर्टिफिकेट देखकर यांग तो हैरान होकर पूछने लगती है कि तो तुम्हारा बेबी वैन फैमिली के प्रेसिडेंट का है और तुम उनकी वाइफ हो। जिसके बाद यांग सेंजी के लगेज के साथ उसे कार तक छोड़ने के लिए आती हैं, जहाँ पर वैन सेंजी का वेट कर रहा था। यहाँ पर वैन यांग से कहता है कि संजी की हेल्प करने के लिए थैंक यू, और कहता है कि संजी से मिलने के लिए तुम कभी भी मेरे मेंशन में आ सकती हो। देन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वैन मेंशन पहुँचने के बाद सेंजी मेंशन को देख रही होती है और वैन अपने फैमिली डॉक्टर से सेंग के और बेबी के हेल्थ के बारे में पूछ रहा होता है। डॉक्टर से बात करने के बाद वैन सेंजी को बुलाकर एक मेडिसिन देता है और उसे खाने के लिए कहता है। सेंजी मेडिसिन पीते ही मुंह बनाने लगती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी थी। सेंजी की मेडिसिन ख़त्म करने के बाद वैन उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 10 मिलियन देता है, जो लेकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में कहती है कि बेबी के हेल्दी होने का मैं पूरा ध्यान रखूँगी और अगर तुम चाहो तो अपना ट्रू लव भी ढूंढ सकते हो, भले ही हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गई हो। जिस पर वैन तो नाराज़ होते हुए कहता है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ये होने पर चीटिंग होती है और मैं ये सब नहीं करता और तुम भी ना करो तो अच्छा होगा। मिस्टर वैन की बात सुनकर सेंजी समझ आती है कि उसने उसे नाराज़ तो कर दिया है, तो वो चुप हो जाती है। जिसके बाद वैन अपना कोट उतारता है, जो देखकर सेंजी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि वैन उसके साथ कुछ करने वाला है। वैन सेंजी को ऐसे देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं तो शावर लेने जा रहा हूँ, और हंसकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सेंजी अपनी हरकत की वजह से बहुत एम्बेरस फील कर रही थी और जल्दी से अपने कमरे में सोने चली जाती है। इधर हम जियाओ को देखते हैं, जिसे कि सैनजी की वीडियो मिलती है, जहाँ पर सैनजी को कोई यूनिवर्सिटी से ले जा रहा होता है। वो एक ओल्ड मैन को सैनजी का लगेज उठाते हुए देखती है, तो उसे लगता है कि यही सैनजी का हस्बैंड है, लेकिन एक्चुअल में तो वो मिस्टर वैन का ड्राइवर होता है। यहाँ पर जियाओ इस बात को अपनी मॉम को बताती है, जिससे मॉम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते हुए कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सैनजी ऐसी होगी, और तुम्हारी हेल्थ ख़राब है फिर भी उसे तुम्हारी हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दोनों बाप बेटी हंसने लगते हैं। जियाओ के डैड कहते हैं कि तुम्हारी स्टेप मॉम अभी भी बहुत भोली है। जियाओ कहती है कि उन्हें तो अभी तक ये नहीं पता कि मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, बल्कि सैनजी है। इधर मॉर्निंग में सैनजी को उठाने के लिए घर की मेड आती है और कहती है कि मिस्टर वैन ब्रेकफास्ट के लिए आपका वेट कर रहे हैं, तो आप जल्दी नीचे आ जाइए। जब सैनजी नीचे आती है तो उसके आते ही वैन उसके हाथ में मेडिसिन थमा देता है और खाने के लिए कहता है। मेडिसिन देखकर ही वो तो दुखी हो जाती है, तो वैन उसकी तरफ वार्निंग देते हुए देखता है। वो तो जानती थी कि कुछ भी हो जाए मेडिसिन तो उसे लेनी ही पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा अपना मुंह बनाकर ले लेती है। पर वैन अपनी मेड को सेंजी को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाने के लिए कहता है, साथ ही उसका अच्छे से ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वैन के जाते ही सेंजी अपने मुंह से मेडिसिन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हंसते हुए मेड कहने लगती है कि यंग लेडी, मैं आपको देख रही हूँ, आपको ये पूरी मेडिसिन ख़त्म करनी है और आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर वैन को बस आपकी फ़िक्र है, इसीलिए वो आपको हेल्दी रखने के लिए ये मेडिसिन दे रहे हैं। जिसके बाद मैट सेंजी को लेकर हॉस्पिटल आती है, लेकिन हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे सेंजी के डैड के बॉडीगार्ड उन्हें रोक लेते हैं। मैट सेंजी को अपने पीछे कर देती है ताकि उसे कोई खतरा नहीं हो। यहाँ पर बॉडीगार्ड मैट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें और कोई नहीं मिला, अपने हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ को ही साथ लेकर आ गई। जो सुनकर मैट गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम जानते क्या हो जो कुछ भी बकवास कर रहे हो, और वैन फैमिली की लेडी से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इधर सेंजी भी तब तक वैन को कॉल करके बुला लेती है। बॉडीगार्ड सेंजी को कहने लगते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, ये तुम्हारे डैड का ऑर्डर है, वरना हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। तो मैट कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और पुलिस को कॉल लगाती है। पुलिस को कॉल लगाते देख बॉडीगार्ड तो वहाँ से भागी जाते हैं।
जिसके बाद सैनजी हॉस्पिटल में बैठी होती है और यहाँ पर वैन उसे पिक करने के लिए आ जाता है। वैन को देखते ही सैनजी उसे सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे लिए भी और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जिस पर वैन बस उससे कहता है कि घर चलो और उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। बाहर काफ़ी तेज हवा चल रही होती है और सैन को थोड़ी ठंड लगने लगती है, जो देखकर वैन उसे अपने कोट से कवर कर देता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन को उसका बंदा यू फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि जियाओ सैनजी के डैड से तो ब्लड रिलेटेड है, लेकिन सैनजी की मॉम से ब्लड रिलेटेड नहीं है, मतलब कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। यहाँ पर वैन उस बंदे को यू फैमिली के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। गेट के बाहर से सैनजी भी सब कुछ सुन रही होती है और सोचती है कि मिस्टर वैन यू फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, क्या मेरे लिए। तभी वैन गेट खोलता है और शौक से सैनजी गिरने वाली होती है, तभी वैन उसे संभाल लेता है। सैनजी घबराने लगती है तो वैन उसे पूछता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। वो कुछ नहीं कहती। वैन उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या तुम बेबी के लिए परेशान हो। सैन तो ये सुनकर सोचने लगती है कि मिस्टर वैन को तो बस बेबी की ही चिंता होगी। फिर वैन से कहने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बेबी के हेल्दी होने का पूरा ध्यान रखूंगी। वैन को सैनजी की ये बात अजीब लगती है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन सैनजी से बस रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैनजी की नींद अपने फ्रेंड के कॉल से टूटती है। कॉल पिक करते ही उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि यूनिवर्सिटी में एक लेडी आकर सैनजी पर उसके हस्बैंड के मिस्ट्रेस होने का इल्ज़ाम लगा रही है और सैनजी की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी कर रही है। जो सुनकर सैनजी जल्दी से रेडी होकर अपनी यूनिवर्सिटी चली जाती है। घर जाकर वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। यांग उसे पूछती है कि तुम अकेली क्यों आई हो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो और तुमने मिस्टर वैन को बताया भी है या नहीं। लेकिन सैनजी यांग से कहती है कि पहले मैं इस लेडी से बात करने की कोशिश करती हूँ, जो अभी भी अपना ड्रामा कर रही होती है। जैसे ही सैनजी उस लेडी से बात करने के लिए जाती है तो वो लेडी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने की वजह से सैनजी के पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है, जो ये सब देखकर बहुत गुस्सा करता है और उस लेडी से कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ की कोई चिंता नहीं है, तभी तो तुमने मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की है। और वो और यांग सैनजी को उठाते हैं और वैन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। सैनजी कहती है कि आप ज़्यादा गुस्से में कुछ गलत मत कीजिए। वैन थोड़ा शांत होकर अपने लॉयर से कहता है कि वो उस लेडी पर असॉल्ट के चार्जेस लगाए और वो जेल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लॉयर कहता है कि आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, आप मैडम को लेकर जाइए। वैन सैनजी को अपनी कार के पास लेकर आता है और कहता है कि तुम तो पूरी हीरोइन बनने चली थी, उसका अंजाम क्या हुआ। सैनजी बस दुखी होकर सॉरी कहती है। वैन कहता है कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ अभी मूड ठीक करने के लिए जाओ, वॉक पे और शॉपिंग पे। सैनजी तो उसका कार्ड नहीं लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर यांग उसके बदले कार्ड ले लेती है और मिस्टर वैन को थैंक यू कहती है। जिसके बाद मॉल में चलते चलते सैनजी यांग से पूछने लगती है कि क्या मिस्टर वैन सच में मुझसे नाराज नहीं है। यांग कहती है कि मुझे तो लगता है कि नहीं है, वरना वो तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड क्यों देते हैं। अच्छा चलो अभी ये सब छोड़ो, हम पहले शॉपिंग करते हैं। और वो सैनजी को एक ज्वेलरी स्टोर की तरफ ले जाती है। वो वहाँ पर ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जियाओ की फ्रेंड आ जाती है और सैनजी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि अच्छा तुम ही तो वो हो ना यू फैमिली की पुअर नकली बेटी। जो सुनकर यांग तो गुस्से में उसे थप्पड़ ही लगा देती है, लेकिन सैनजी उसे रोकते हुए कहती है कि इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए और सैनजी स्टोर मैनेजर से उसके सिलेक्ट किए हुए ज्वेलरी को पैक करने के लिए कहती है। जियाओ की फ्रेंड कहने लगती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, गरीब लोग ऐसे ऑर्डर नहीं देते हैं। तभी सैनजी अपना वैन फैमिली का ब्लैक क्रेडिट कार्ड स्टोर मैनेजर को दिखाते हुए कहती है कि इन्हें यहाँ से निकाल दो। सैनजी के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड आकर जियाओ की फ्रेंड को स्टोर से निकाल ही देते हैं। जियाओ की फ्रेंड जियाओ को कॉल करके कहने लगती है कि तुमने तो कहा था सैनजी ने किसी पुअर ओल्ड मैन से शादी की है, तो फिर उसके पास इतने पैसे कैसे आए। तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज़्यादा एम्बेरस होना पड़ा। जिसके बाद घर आकर सैनजी लिविंग रूम में सोफा पर बैठकर अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है, लेकिन वैन की आहट सुनते ही दोनों शांत हो जाती है। यहाँ पर यांग जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन जाते टाइम सैनजी को चिढ़ाते हुए कहती है कि क्यों ना रात को छुप कर तुम अपने हस्बैंड के बेड पर चढ़ जाओ। जो सुनकर सैनजी प्लस करने लगती है और यांग को पिल्लों से मारती है। यांग पिल्लों से बचते हुए वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। तभी वहाँ पर वैन आता है और कहता है कि उसकी बकवास मत सुनना और रात को मेरे बेड पर मत चढ़ना, और वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। सैनजी समझ जाती है कि वैन ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और एम्बेरस फील करती है। तभी वहाँ पर मैड आती है और कहती है कि आप शर्माइए मत, ये तो मिस्टर वैन पहली बार किसी के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जियाओ और उसकी मम बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है
और कहती है कि वो जियाओ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं क्योंकि उस पर क्राइम्स का इल्ज़ाम है। जो सुनकर उसकी मॉम उसे डिपेंड करते हुए कहने लगती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। और जियाओ भी एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मॉम मैं तो बीमार हूँ और हॉस्पिटल में ही रहती हूँ, फिर भी ये लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तबीयत खराब होने की नौटंकी करने लगती हैं, जिस वजह से पुलिस को वहाँ से जाना पड़ता है। इधर सैनजी अपने रूम में आराम कर रही होती है, तभी उसे फ़ोन कॉल आता है। कॉल में पुलिस उसे बताती है कि जियाओ को हार्ट अटैक आया था और उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। मिस्टर वैन ने कहा था कि हम आपको बता दें। सैनजी सोचने लगती है कि जियाओ तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, हर बार बच जाती हो, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक बचती हो। तभी वहाँ पर मैड आ जाती है। सैनजी अब उन्हें आंटी बुलाती है। वो उसे कहती है कि मिस्टर वैन आज जल्दी ऑफिस चले गए हैं और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो मैंने तुम्हारा और उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तुम उसे लेकर उनकी कंपनी में चली जाओ। जो सुनकर सैनजी कहती है कि क्यों, मैं कैसे जा सकती हूँ। मैड कहती है क्योंकि आप उनकी वाइफ है, इसीलिए आप वहाँ जा सकती हैं, और वैसे भी वैन फैमिली के मेंस को अपनी वाइफ के साथ ही खाना पसंद है। सैनजी सोचती है कि अगर आपको पता चला कि ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो शायद आप ही मुझे घर से निकाल दोगे, लेकिन अभी के लिए मैं चली जाती हूँ। और सैनजी रेडी होकर ब्रेकफास्ट लेकर वैन की कंपनी चली जाती है। वहाँ पर मिस्टर वैन के असिस्टेंट उसे वैन के केबिन में लेकर जा रही होती हैं। जाते टाइम वो कंपनी में गुचेन को देखती हैं, जिसे देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है और वो नर्वस फील करने लगती है। एक्चुअल में गुचेन सैनजी का एक्स फियांसे होता है, और जब उसे पता चलता है कि सैनजी यू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है तो वो उससे एंगेजमेंट तोड़ देता है और जियाओ से एंगेजमेंट कर लेता है। सैनजी जब वैन के केबिन में आती है तो वहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को खराब परफॉर्मेंस के लिए डांट रहा होता है। ये सुनकर सैनजी थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज़ के बाहर आने के बाद वो केबिन के अंदर आ जाती है। वैन को लगता है कि ये कोई उसका एम्प्लॉय है तो वो दोबारा उसे डांटने लगता है, लेकिन जैसे ही वो घूम कर देखता है कि वहाँ पर सैनजी है तो वो उससे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या। जिस पर सैनजी नामे से हिलाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। वैन उससे पूछता है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया क्या। सैनजी सोचती है कि अभी तो ये इतना स्कैरी लग रहा था, मैं इसके साथ ब्रेकफास्ट करने का आइडिया अच्छा होगा क्या। तो वो उससे कहने लगती है कि मुझे तो मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है ना, तो मैं कुछ खा नहीं पाती, प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल होता है, मैं तो अपना पसंदीदा खाना भी नहीं खा सकती, आपको क्या पता। बहन कहता है कि ठीक है, लेकिन कुछ तो खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी मंगवा देता हूँ। और वो अपने फ़ोन पर अपने असिस्टेंट को कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहता है, और सैनजी के कुछ कहने से पहले ही वो उसकी चेन पकड़कर उसे अपने क्लोज लाता है और दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वैन की असिस्टेंट आके कहती है कि सर, मिस्टर गू आपके साथ डील करने के बारे में बात करने के लिए वेट कर रहे हैं, जिससे कि दोनों का मूवमेंट ब्रेक हो जाता है। गूचेन के बारे में सुनकर ही सैन की तबीयत खराब होने लगती है, उसे नोसिया फील होता है। तो वैन उससे कहता है कि अभी तुम ठीक नहीं लग रही हो तो तुम मेरे लॉन्च में रेस्ट कर लो, मैं घर जाते टाइम तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। सैनजी मना करने की कोशिश करती है, वो नहीं मानता और उसे उठाकर लॉन्च में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और कहता है कि मेरे मिस्टर गू से डील करने तक तुम यहीं पर रेस्ट करो। वो पूछती है कि क्या डील में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो कहता है कि नहीं, मैं जल्दी ही फिनिश करके आ जाऊँगा। कुछ देर के बाद जब उसकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो सैनजी को लेने के लिए आता है, जहाँ पर वो देखता है कि सैनजी सपना देखकर रो रही होती है। वैन उसे उठाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ क्या। सैनजी कहती कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस आप घर ले चलो। तो वैन उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मैड उसका एंट्रेंस पर इंतज़ार कर रही होती है। इसके बाद वैन सैनजी से कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे आने में लेट हो जाएगा तो तुम डिनर करने के बाद सोने चले जाना। बाद में वैन को उसका बंदा सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि एक्चुअल में सैनजी ही उसके मॉम डैड की बायोलॉजिकल डॉटर है और मिस्टर गू चेन सैनजी का एक्स फियांसे है। वैन सोचता है कि यू फैमिली इतनी भी सिंपल नहीं है, उन लोगों ने इतनी चालाकी से ये सब कुछ प्लान किया कि सैनजी की मॉम को पता भी नहीं चला कि एक्चुअल में सैनजी ही उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है। तभी वहाँ पर सैनजी आ जाती है और एक क्यूट से फेस के साथ कहने लगती है कि वो क्या मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती हूँ। वैन कहता है कि क्यों, और मना कर देता है कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। सैनजी सैड फेस बनाकर कहने लगती है कि मैं अपना ध्यान रखूँगी और मैं बोर भी हो जाती हूँ रोज़ रोज़ घर में बैठे बैठे, मुझे कुछ करना है। जो सुनकर आखिर में वैन सैनजी को उसकी कंपनी में इंटर्नशिप देने के लिए मान जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वापस अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। रात में सैनजी को नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर बैठ जाती है। तभी उसके फ़ोन में वैन का मैसेज आता है, जहाँ पर वो कहता है कि प्रेगनेंसी में लेट सोना अच्छा नहीं होता है, तो सोने की कोशिश करो। जिसके बाद गुचैन अपनी फियांसी जियाओ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है, जहाँ पर जियाओ से कहती है कि तुम्हें पता है मेरी सिस्टर ने तो एक ओल्ड मैन से शादी कर ली है। गुचैन तो हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है, तुम क्या बोल रही हो। जियाओ कहती है कि हाँ,
मैं सच कह रही हूँ, वो तो उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी है। जो सुनकर गुचेन सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सेंजी ने किसी और से शादी कर ली और हॉस्पिटल से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैनजी आती है तो मैड उससे कहने लगती है कि आज तुम्हारा इंटर्नशिप का पहला दिन है, तुम तो बहुत एक्साइटेड होगी। सैनजी वैन के बारे में पूछने लगती है तो मैड बताती है कि वो तो सुबह सुबह ही जल्दी कंपनी चले गए और उनका ऑर्डर है कि मैं आपको कंपनी तक छोड़ने के लिए आऊँगी और मैंने आप दोनों के लिए लंच भी पे कर दिया है। जिसके बाद सैनजी कंपनी पहुँच जाती है और वैन का असिस्टेंट उसे ले जा रहा होता है, जहाँ पर गु चेन को वैन के इन्वेस्टिगेटर के साथ लड़ते हुए देखते हैं क्योंकि वैन ने अपने सारे डील्स गु चेन से वापस ले लिए थे। सैनजी उसे इग्नोर करके लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर गूबी उसे देख लेता है और वो लिफ्ट बंद होने से पहले ही उसे रोक लेता है। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से सैनजी के हाथ से लंच गिर जाता है। यहाँ पर गुचेन उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम इतनी बेशरम हो कि एक ओल्ड मैन से शादी कर ली तुमने और उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई। वो ये सारी बातें वैन के असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वही सैनजी का हस्बैंड है। और वो उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहने लगता है कि तुम्हें भी शर्म नहीं आई, इतने ओल्ड हो और उससे शादी कर ली, वो तो है ही कैरेक्टरलेस। जो सुनकर सैनजी गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं मिस्टर वैन यानी कि यहाँ के सीईओ की वाइफ हूँ और तुम जैसे धोखेबाज इंसान होते कौन हो मुझे जज करने वाले। जो सुनकर कुचन समझ जाता है कि उसे गलतफहमी हो गई है तो वो सैनजी से दोबारा बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनजी उसे दोबारा से थप्पड़ चढ़ देती है और कहती है कि मेरी लाइफ में मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तुम चुपचाप अपनी फियांसी के पास जाओ और सिक्योरिटी को बुला लेती है और वहाँ से चली जाती है। सिक्योरिटी आकर गुचेन को पकड़ने लगती है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं और असिस्टेंट भी उससे कहता है कि तुमने अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम पर केस फाइल कर दूंगा। गुचेन वहाँ से इंसल्टेड होकर चला जाता है। इसके बाद सैनजी वैन के कैबिन में जाती है, जहाँ पर वैन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मिसेस वैन तो बहुत ज़्यादा ब्रेव निकली और उसे अपने पास खींचकर अपने वर्क टेबल पर बिठा देता है। वैन सैनजी की क्लोज जाकर कहने लगता है कि वैसे मैं तो उस बेशरम आदमी से कम ही स्कैरी हूँगा ना, लेकिन हाँ वो तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना। तो सैनजी इरिटेट होकर कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक कैरेक्टरलेस आदमी है। उसे थप्पड़ मारने की वजह से मेरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं। वैन सैनजी का हाथ लेकर देखता है और कहता है कि तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ क्या। सैनजी उसे अपना हाथ लेकर मना करने लगती है। तभी वैन को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है। वैन कॉल कट के सैनजी से कहता है कि ठीक है तुम लॉन्च में अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हें बाद में डिनर के लिए ले चलूँगा, मुझे अभी ज़रूरी काम से जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन के आदमियों ने गुचिन को किडनैप कर लिया था और उसे बहुत मारने के बाद यहाँ पर वैन के पास लाए थे। वैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ कि तुम मेरी वाइफ से दूर ही रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर उसे छोड़ देते हैं। इस सब के बारे में जब जियाओ को पता चलता है तो जियाओ तो ये सुनकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि मिस्टर वैन सैनजी की हेल्प क्यों कर रहे हैं। गुचिन जियाओ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तो कुछ दिनों में शादी कर ही लेंगे, लेकिन मन में सोच रहा होता है कि ये तो माँ भी नहीं बन सकती, मेरी फैमिली को हायर कैसे देगी, डिस्कस्टिंग कहेगी। ये सब कुछ जियाओ के पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं और उसकी मॉम सोचती है कि मेरी बेटी कितनी खुश लग रही है और अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें इन दोनों की जल्दी शादी करवा देना चाहिए। हस्बैंड कहता है कि इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है, क्योंकि जियाओ इनफर्टाइल है, वो गो फैमिली को कोई बच्चा नहीं दे पाएगी तो वो लोग शायद ही मानेंगे। जो सुनकर उसकी मॉम गुस्सा होते हुए कहती है कि यहाँ मेरी जियाओ इतनी प्रॉब्लम है और वहाँ वो सैनजी इतनी खुशी से कैसे रह सकती है। अगर मेरी बेटी माँ नहीं बन सकती तो मैं उसे भी नहीं बनने दूंगी और वहाँ से चली जाती हैं। उसके डैड सोचते हैं कि इसकी मॉम तो अभी भी भोली है, पता नहीं क्या करेगी। इधर हम वैन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि क्या सैनजी की मॉम को बता दिया जाए कि सैनजी ही उनकी रियल बेटी है। तभी वहाँ पर सैनजी आ जाती है तो वैन सारे डॉक्यूमेंट छुपा लेता है, जो देखकर वो सोचती है कि उसने मिस्टर वैन को डिस्टर्ब कर दिया और कहने लगती है कि सॉरी मैंने कुछ भी नहीं देखा है। वैन उसे कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट को कॉल करके लंच लाने के लिए बोल दो। सैनजी कहती कि नहीं नहीं, मैं लंच के लिए किसी कैफ़े में चली जाती हूँ और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सैनजी कैफ़े में अपनी मॉम से मिलती है, जहाँ पर इन दोनों को ही नहीं पता होता कि ये एक्चुअल मदर डॉटर है। यहाँ पर वो कहती है कि मिसेस यू आपको जो भी कहना है जल्दी कहो। तो वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी डील देने के लिए तैयार हूँ, इस बेबी को अबॉर्ट कर दो और जिया को ब्लड ट्रांसफ़र कर दो। सैनजी हंसते हुए कहने लगती है कि आपको सच में लगता है कि आप मुझे मेरा प्राइस दे पाएंगे। वो कहती है कि तुम अपना प्राइस तो बोलो। तो सैनजी उन्हें एक फिंगर दिखाती है, जिससे वो कहती है कि तुम्हें 1 मिलियन चाहिए 10 मिलियन। सैनजी हंसते हुए कहती है कि 100 मिलियन चाहिए, वो भी केस में। तो मॉम गुस्से में कहती है कि पागल लड़की, जानती भी हो कि कितने पैसे होते हैं, हमारी पूरी लाइफ में भी अर्निंग नहीं हो सकती इतनी।
तो सैंडी कहती है कि फिर आप समझ नहीं रही है कि आप मुझे कभी खरीद नहीं सकती हो, तो बेटर है कि आप मुझसे और मेरे बेबी से दूर रहिए, वरना जो नतीजे होंगे ना वो बहुत ही बुरे होंगे। और वैसे मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, ये मीडिया तक पहुंच गया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सैंडी वैन के पास जाती है, जहाँ पर वैन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि यू फैमिली इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। सैंडी कहती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन हाँ तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगे तो मैं सेफ रह सकती हूँ। वैन सैंडी को टीज करते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, 1 मिनट रुको, मैं अपने असिस्टेंट को कहता हूँ कि मेरा सामान तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दें, और ऐसे मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रह पाऊँगा। जो सुनकर वो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। वैन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि लेकिन मुझे तो तुम्हें सेफ रखना है ना। जो सुनकर वो ब्लश करने लगती है और उठकर भाग जाती है। इधर सैंजी की मॉम अपने डैड को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगने लगती है कि डैड आप ही सैंजी को किडनैप कर लीजिए ना। उनके डैड कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है मैं हेल्प नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम खुद ही करो। तो वो गुस्से में सोचती है कि सैंजी तुम तो बस एक ऑर्फन हो, मर भी जाओगी तो किसी को चिंता नहीं होगी। इधर हम देखते हैं कि सैंजी एक बहुत बुरा सपना देखती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसके बेबी को मार दिया होता है। सैंजी चिल्लाते हुए सपने से उठ जाती है। वैन सैंजी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। सैंजी तो उसे देखते ही हक कर लेती है और कहती है कि तुम हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करोगे ना। वैन उसे शांत करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें और हमारे बेबी दोनों को ही प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा हमेशा। नेक्स्ट डे सैंडी की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, वो वीक महसूस कर रही होती है, लेकिन वैन उसका ध्यान रखता है और अपनी मेड से सैंडी को आज इवनिंग की पार्टी के लिए कहता है। सैंडी पूछती है कि कौन सी पार्टी, तो मेड उसे बताती है कि आपके और मिस्टर वैन की शादी बहुत सीक्रेटली हुई थी ना, तो आपको पब्लिकली मिसेस वैन बताने और वैन फैमिली से मिलवाने के लिए पार्टी रखी गई है। सैंडी तो नर्वस फील करने लगती है, लेकिन मैड उसे काम करते हुए कहती है कि आप नर्वस मत हो, मैं आपको बहुत अच्छे से रेडी करूँगी, और मिस्टर वैन भी तो होंगे आपके साथ। इवनिंग में सैंडी बहुत प्यारी लग रही होती है। हम देखते हैं कि सैंजी और वैन अब पार्टी के बाहर कार में बैठे थे और सैंजी पार्टी में जाने से हेजिटेट कर रही थी। तो वैन उसका हाथ पकड़ कर पूछता है कि तुम्हें हमारी शादी पब्लिक नहीं करनी है क्या। तो वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं नर्वस हूँ। वो कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा। लेकिन तभी वैन का असिस्टेंट उसे कुछ बताता है, तो वैन सैंजी से कहता है कि सॉरी, कंपनी में थोड़ा काम आ गया है तो मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, तब तक तुम पार्टी जाकर एंजॉय करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो सैंडी वैन की परेशानी समझते हुए एग्री हो जाती है और अभी के लिए अकेले ही पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में जाते ही सैंजी की मुलाकात जियो की फ्रेंड से हो जाती है, जो उसकी इंसल्ट करते हुए कहने लगती है कि तुम इस पार्टी में कैसे हैं, तुम इस पार्टी में आने के लायक नहीं हो। और सैंजी को हल्का धक्का देते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से जियो की ये हालत है। जो सुनकर सैंजी कहती है कि तुम ऐसे ही किसी को हाथ नहीं लगा सकती हो, वरना मैं तुम पर हैरेसमेंट का चार्जेस प्रेस कर सकती हूँ। और रही बात जियाओ की, तो वो अब मेरी परेशानी नहीं है। तभी वहाँ पर यांग भी आ जाती है और कहती है कि बिन बुलाए मेहमान कहीं भी आ जाते हैं। जो सुनकर जियाओ की फ्रेंड कहने लगती है कि जब यू फैमिली की नाजायज़ बेटी यहाँ पर आ सकती है तो मैं क्यों नहीं। जो सुनकर यांग को तो गुस्सा आता है और वो उसे मानने जाती है, लेकिन सैंजी उसे पकड़ कर कहने लगती है कि तुम अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रही हो इन लोगों पर, और वैसे भी ये पब्लिक प्लेस है, गुस्सा कंट्रोल कर लो। और सिक्योरिटी से कहती है कि ये नॉट वांटेड मेहमान यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ गई है, आप प्लीज़ इन्हें यहाँ से ले जाइए। और सिक्योरिटी आकर उसे लेकर चली जाती है। देन कुछ देर में वैन भी वहाँ पर आ जाता है और सभी पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। वैन का फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे साथ ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है। तो वैन कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि मेरी वाइफ। फ्रेंड कहता है कि ये क्या बात हुई, तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। वैन कहता है कि अब तो बता दिया ना, तो खुश हो जा। तभी हम देखते हैं कि पार्टी में एक कोने में से एक लड़की सैंजी को गुस्से से देख रही होती है। उसके हाथ में अल्कोहल की बोतल थी और वो सैंजी की तरफ चलने लगती है। ये चीज़ यांग देख लेती है और सैंजी को बचने के लिए कहती है। जो सुनते ही वैन सैंजी को हमले से बचा लेता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। यांग उस लड़की को थप्पड़ मारती हुई कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड पर हमला करने की। और वैन भी कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया है, तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी, और अगर तुमने दोबारा कभी मेरी वाइफ पर हमला किया तो तुम्हें बस मौत मिलेगी। और सिक्योरिटी उस लड़की को लेकर चली जाती है। जिसके बाद वैन सैंजी को लेकर घर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, या फिर मैं फैमिली डॉक्टर को बुलाऊं। तो सैंजी कहती है कि मैं थोड़ी थक गई हूँ, बस मुझे रेस्ट करना है। मैड वैन से कहती है कि मुझे पार्टी में क्या हुआ सब कुछ पता है, अभी वो थोड़ी स्ट्रेस्ड है तो आप उन्हें थोड़ा टाइम रेस्ट करने दीजिए, बाद में उनसे बात करना। रूम में सैंजी रो रही होती है, ये सोचकर कि अगर वैन को पता चला कि मैं स्टार्टिंग में बस उसे इस्तेमाल कर रही थी तो वो मुझे ज़रूर हेट करेगा।
तभी वहाँ पर वैन आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, मुझे तो सब पहले से ही पता था। जो सुनकर सैंडी थोड़ी शांत हो जाती है। वैन उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मेरे लिए बस मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, जो कि तुम और मेरा बच्चा है। सुनकर सैंडी तो इमोशनल हो जाती है क्योंकि बहुत सालों से ऐसे कोई उसे अपनी फैमिली नहीं मानता था, ये फैमिली भी नहीं। तो सैंडी पूछती है कि क्या सच में मैं और ये बेबी तुम्हारी फैमिली है, जिस पर वैन कहता है कि हाँ और हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही पसंद करता था और बेबी के आने के बाद तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहोगी, अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ मेरी वाइफ बनकर। जो सुनकर सैंडी के फेस पर तो स्माइल आ जाती है और वो हाँ बोल देती है। वैन उसे हक करता है और फिर गोद में उठा लेता है और कहता है कि शुरुआत आज से ही करते हैं, अब से तुम मेरे रूम में मेरे साथ ही रहोगी, और उसे अपने रूम में लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जिया उस लड़की से मिलने के लिए आती है जो जेल में होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें पता चला कि सैंडी का हस्बैंड कौन है। उस लड़की को पता था, लेकिन वो झूठ बोलते हुए कहती है कि उसका हस्बैंड तो एक ओल्ड मैन है। जो सुनकर जियाओ हंसती है और सोचती है कि मुझे पता ही था कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं हो सकती। और वो लड़की मन में सोचती है कि जियाओ, आई होप कि तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आएगा, और वो वापस जेल में चली जाती है। नेक्स्ट डे जब सैंडी नीचे आ रही होती है तो वहाँ पर वो वेन की मॉम को देखती है। वेन की मॉम तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सैंडी को सोफे पर बिठाकर बातें करने लगती है। वो सैंडी से कहती है कि फाइनली अब मेरे घर में मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है, और वो तुम्हारी तरह क्यूट होगा, और तुम्हारी आइज़ भी कितनी प्यारी है। वहाँ पर वेन भी आ जाता है, जिसे देखकर मॉम कहने लगती है कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा लकी है जिसे तुम्हारे जैसी सुंदर वाइफ मिली है, और मैं अब तुम दोनों की जल्दी एंगेजमेंट कर रही हूँ। सेंजी ये सब सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे शॉपिंग के लिए बुला रही होती है। तो वो अपनी फ्रेंड यांग से कहती है कि मैं अभी अपनी मदर इन लॉ के साथ हूँ, तो बाद में आऊँगी। बात मॉम भी सुन लेती है और कहती कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बुला रही है तो जाओ ना, शॉपिंग करने और वॉक करने से तो बेबी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अब यहीं पर रहूँगी। तो सेंजी उन्हें बाय बोलकर अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। जब सेंजी और यांग शॉपिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर उसकी मॉम आकर एक्टिंग करने लगती है और कहने लगती है कि मेरी बेटी, मैंने तुम्हारा इतने सालों तक ध्यान रखा और तुम अब अपनी माँ को भूल ही गई हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी सिस्टर की जान खतरे में है, तुम उसे अपना ब्लड भी नहीं दे सकती। ये सब मीडिया वाले भी कैप्चर कर रहे थे और मॉल के लोग भी देख रहे होते हैं। ये चीज़ संजी भी समझ जाती है तो वो भी रोते हुए नाटक करने लगती है और कहती है कि माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, मैं तो अभी प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं अपने बच्चे को उसे ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं मार सकती ना, और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हो, और मेरी सिस्टर भी तो अभी हेल्दी है ना। अब मॉम का प्लान तो उस पर ही भारी पड़ जाता है और सेंजी मीडिया वालों को उनकी सारी सच्चाई बता देती है। गुस्से में मॉम कहती है कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है और कहने लगता है कि ब्लड डोनेट करने के लिए सेंजी को हमेशा तुमने ही मजबूर किया है ना, तुमने उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है और मैनिपुलेट किया है। अब से मेरी वाइफ से दूर ही रहना, वरना मैं यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और वो सेंजी से कहने लगता है कि तुम ऐसे इंसान के लिए एक्टिंग क्यों कर रही थी, तुम ठीक तो हो ना। सेंजी कहती है कि हाँ, तो वैन उसे उठाकर मॉल से ले जाता है। इधर मॉम के पास उनके हस्बैंड का कॉल आता है जो कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, जियाओ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया है, सोशल मीडिया में बस यही चल रहा है, अब तुम्हारी रेपुटेशन पूरी ख़त्म हो गई है। मोम कहती है कि मैं क्या करती, अपनी बेटी को ऐसे सफ़र करते हुए मैं नहीं देख सकती। और वो वापस से अपने डैड को कॉल करती है जो कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें अभी भी मुझे कॉल करने में शर्म नहीं आई। तो वो कहती है कि तो मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए ही किया है ना। उसके डैड कहते हैं कि संजी भी तो तुम्हारी बेटी है, इतने सालों से तो तुमने उसे अपनी बेटी की तरह ही रखा था, जब तक तुम्हें उसके बारे में ये नहीं पता चला कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। तुम्हारे मन में उसके लिए थोड़ा तो प्यार होना ही चाहिए। मोम कहती है कि वो मेरी बेटी नहीं है और पूछती है कि क्या आपको पता है कि मिस्टर वैन का उससे क्या रिलेशन है। तो डैड कहते हैं कि मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने अनाउंसमेंट की अपनी एंगेजमेंट की, तो इस हिसाब से सैनजी उनकी फियांसी हुई, और तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम में साथ नहीं दूंगा, और कॉल कट कर देते हैं। फिर इसके बाद मॉम किसी को कॉल करके कहती है कि वो सेंजी के शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होने की बात सोशल मीडिया पर डाले और फैला दे। देन वैन की मॉम को एक फ़ोन आता है जिस पर उन्हें कोई सेंजी की इंसल्ट करते हुए बताता है कि सेंजी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, तो आप अपने बेटे को उससे बचा लें। मॉम गुस्से से कहती है कि जो बात हमें पता हो बताने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे फैमिली अफेयर्स में किसी को इंटरफेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। तभी वहाँ पर वैन और सेंजी भी आ जाते हैं। मॉम सेंजी से कहती है कि तुम मुझे अपनी मॉम की तरह समझो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। सेंजी इमोशनल होते हुए कहती है कि काश आप मेरी रियल मॉम होती,
तो वैन उन्हें टीज़ करते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों मदर डॉटर हो जाओगे तो फिर मैं क्या हूँ। उसकी मॉम कहती है कि आज से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब से ये मेरी बेटी है। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जिसके बाद सैनजी रूम में बैठी होती है, तभी उसे गुजन का कॉल आता है। गुजन उससे कहता है कि तुम्हें पता है जियो की हालत क्रिटिकल हो गई थी और तुम उसकी हेल्प नहीं कर रही हो। जिस पर सैनजी गुस्से में कहती है कि तुम लोगों ने तो मुझे ब्लड बैंक समझ रखा है, मुझे अब इस सब से कोई मतलब नहीं है, और वो कॉल कट कर देती है। तभी वैन रूम में आता है। सैनजी उसे प्यार से कहने लगती है कि क्या तुम प्लीज़ मेरा सिम चेंज कर दोगे ताकि मुझे कोई कॉल ना कर सके। जिस पर वैन अपने असिस्टेंट को नया फ़ोन और सिम रेडी करने के लिए कहता है। जो सुनकर सैनजी खुश होकर वैन के चिक पर किस करती है। वैन उसे पकड़ लेता है और बेड पर लिटा देता है और दोनों किस करने के लिए क्लोज होते हैं। तभी वहाँ पर मॉम आकर अपने बेटे को डांटने लगती है और कहती कि वो अभी प्रेग्नेंट है, तुम अभी उससे दूर ही रहो और अब से तुम दोनों अलग रूम में सोना। जो सुनकर वैन तो इरिटेट हो जाता है, लेकिन सैनजी हंसने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैन और सैनजी को गुचेन और जाओ की वेडिंग का इनविटेशन आता है। सैनजी वैन को कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि गू फैमिली एक्चुअल में मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी मेरी सिस्टर का। जिस पर वैन कहता है कि सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। जिसके बाद दोनों गुचेन और जियाओ की शादी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वैन को कॉल अटेंड करने के लिए साइड में जाना पड़ता है और सैनजी अपने बॉडीगार्ड के साथ वेडिंग हॉल में चली जाती है। उसे वहां देखते ही मॉम उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम अपनी बहन की खुशियों में आग लगाने आई हो। तो सैनजी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि दोबारा अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी आज आपकी बेटी का खुशी का दिन है तो आप भी खुश रही है और गेस्ट को भी खुश रहने दीजिए। जिसके बाद वेडिंग स्पीच जियाओ देती है और कहती है कि मेरा सबसे पहला थैंक यू मेरी सिस्टर को जाता है, क्योंकि वो भले ही घर से चुप चुप कर रहती है, लेकिन कम से कम मेरी शादी के दिन तो आई ना। वो सैनजी की इंसल्ट भी करती है, ये बोलकर कि सैनजी एक ओल्ड मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। गुचेन उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे तो सब कुछ पता होता है, लेकिन जियाओ तो उसकी बात ही नहीं सुन रही होती। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के इंसल्ट करने की, और साथ में मेरे बेबी की भी। जो सुनकर जियाओ तो हैरान हो जाती है। वैन के बॉडीगार्ड जियाओ को पकड़ लेते हैं और उसकी मॉम जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, और खुद को बचाने के लिए जाओ भी बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। मॉम कहने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी सिस्टर की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है, उसे हेल्थ इशू है। जो सुनकर एक बॉडीगार्ड जाओ को थप्पड़ मारता है, जिससे वो उठ जाती है। जो देखकर सैनजी कहती है कि अब आपकी बेटी कैसे उठ गई, उसको कभी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी ही नहीं। इसके बाद वैन सैनजी को उठाकर अपनी कार में लेकर जाता है, लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो वैन सैनजी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर मॉम भी आ जाती है और अपने बेटे को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उनकी शादी में मत जाओ। वो लोग वैसे भी सिर्फ परेशानी खड़ी करते हैं। तभी डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि खतरे की कोई बात नहीं है, बस स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है, आप उन्हें अच्छे से रेस्ट करने देना। सेंजी के बाहर आते ही वैन पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो। सेंजी कहती है कि हाँ, तुम इतनी चिंता मत करो, बस पेट दर्द था, बाकी सब ठीक है। और उसकी मदर इन लॉ उसे घर लेकर चली जाती है। यहाँ पर सेंजी की मॉम को हॉस्पिटल में बैठे बैठे अब अपने हस्बैंड और जियाओ पर शक होने लगता है, लेकिन अभी भी वो कन्विंस नहीं थी। इधर घर पर सेंजी को पता चलता है कि उसकी डिस्टेंस फ्रेंड कोको वापस आई है, तो वो उसके साथ घूमने जाना चाहती थी, लेकिन वैन उसे आज नहीं जाने दे रहा था, ये बोलकर कि तुम आज सुबह ही हॉस्पिटल में थी तो तुम अभी काफ़ी कमज़ोर हो। लेकिन सैनजी उसे मनाने की कोशिश करने लगती है और कहती कि मैं अकेली थोड़ी ना होंगी, यांग भी तो होगी मेरे साथ। मॉम कहने लगती है कि हाँ, उसे जाने दो ना, साथ में अपने बॉडीगार्ड भेज दो। तो वैन मान जाता है और दोनों एक रोमांटिक किस शेयर करते हैं। जिसके बाद वैन सैनजी को ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पर गुचेन को देख लेता है तो वो भी वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर गुचेन सैनजी के पीछे जाता है और कहता है कि सैनजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया जाओ की झूठ की वजह से किया। तब यांग कहती है कि तुम खुद एक्ट्रेस हो और दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हो, हमारी सैनजी को परेशान करना बंद करो। सैनजी यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाकर कहती है कि यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट लेडी को परेशान कर रहा है। जो सुनकर गुचेन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर वैन भी आ जाता है और कहता है कि लगता है कि मिस्टर गू को आसानी से कोई बात समझ नहीं आती। और वैन सैनजी को हक करके कहता है कि तुम्हें इसने बहुत परेशान किया क्या। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। तो वैन गुचेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने एक प्रेग्नेंट लेडी यानी कि मेरी वाइफ को हैरेस किया है, और आप सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में सैनजी सो रही होती है, तभी वैन सैनजी को उठाकर उसे एक फाइल देता है और कहता है कि ये जियाओ की असली रिपोर्ट्स है। सैनजी रिपोर्ट्स पढ़ के दुखी और गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि जियाओ को कभी भी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम थी ही नहीं कि उसे मेरे ब्लड की ज़रूरत हो, वो बस एक्टिंग कर रही थी। मुझे ये बात मेरी मॉम को बतानी होगी। वैन कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद वैन और सैनजी मॉम से कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर सैनजी मॉम को वो फाइल देती है और कहती है कि ये जियाओ के रियल रिपोर्ट्स है।
मॉम रिपोर्ट देखकर उन पर भरोसा करना भी चाहती थी और नहीं भी। वो सैंडी से कहने लगती है कि मैं कैसे मान लूँ कि ये रियल रिपोर्ट्स हैं और तुमने कुछ भी नकली नहीं किया है इसमें। जिस पर सैंडी कहती है कि आपको विश्वास करना है या नहीं ये आपकी चॉइस है, बस मैं आपको बताना चाहती थी तो मैंने बता दिया। मॉम कहती कि मैं इतनी आसानी से इस पर भरोसा नहीं करूंगी, पहले मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में सैंजी और यांग पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती हैं और सैंजी के साथ बदतमीजी करती हैं। लेकिन अब सैंजी भी पीछे नहीं हटती और नीचे करने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर तुम मुझ पर गुस्सा हो, प्लीज़ मुझे ऐसे धक्का मत दो, मेरे बेबी को हर्ट होगा और मुझे पेट में दर्द हो रहा है। सैंजी की एक्टिंग में यांग भी उसकी हेल्प करने लगती है और पार्क के सारे लोग ये सब रिकॉर्ड करने लगते हैं और जियाओ के इंसल्ट करने लगते हैं। यांग एम्बुलेंस बुलाती है क्योंकि यहाँ पर सैंजी दर्द से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती हैं। जियाओ वहाँ से इंसल्टेड होकर चली जाती हैं और सैंजी और यांग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू फैमिली को सैंजी और मिस्टर वैन का वेडिंग कार्ड मिलता है। वेडिंग डे पर वैन सैंजी के साथ ही होता है। सैंजी बहुत ही प्यारी लग रही थी और वैन उसको रेडी होने में हेल्प कर रहा था। वो उसे सैंडल पहना के कहता है कि तुम परफेक्ट लग रही हो, तो चलो अब चलते हैं। सैंजी और वैन दोनों ही हाथ पकड़कर स्टेज पर आते हैं और सारे वेडिंग रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं। उनके हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर होते ही वहाँ के सारे गेस्ट चीयर करके ड्रिंक पीने लगते हैं। लेकिन उन गेस्ट में जियाओ भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। लेकिन आज पहली बार सैंजी की मॉम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सीन शिफ्ट होता है और सैंजी की मॉम को पता चलता है कि वो और जिया ब्लड रिलेटेड नहीं है और एक्चुअल में सैंजी ही उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी। ये जानकर तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और अपनी ही बेटी को इतनी बुरे तरीके से ट्रीट किया। तो फिर वो सैंजी से माफ़ी मांगने के लिए जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ दी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूँगी। तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो या मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ सकती हो। सैंजी कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती हूँ और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है अभी। अपनी बेटी की बात मानकर वो सैंजी को अपना और बेबी का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर जाने से पहले वो पुलिस को कॉल करके अपने घर बुलाती है क्योंकि आज वो अपने हस्बैंड और जिया को एक्सपोज कर देगी और उन्हीं से सजा दिलवाएगी। जिसके बाद मॉम जब घर पहुंचती है तो यहाँ पर दोनों बाप बेटी एक्टिंग के लिए रेडी थे। लेकिन मॉम डैड को सीधे सीधे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ लगी होंगी ना, और शायद मैं हूँ भी, क्योंकि मैंने तुम्हारे अफेयर से आई बेटी को अपनी बेटी मान लिया और अपनी ही बेटी को हमेशा हर्ट करती रही। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म है, मैं ये सच्चाई सबको बता दूंगी। तो डैड हंसते हुए कहता है कि तो फाइनली तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी जियाओ के लिए किसी को मार भी सकता हूँ। और जिया और डैड दोनों ही उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सैंजी लेबर में होती है और उसकी फैमिली और वैन उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी नर्स वहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी को लेकर आ जाती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। नर्स बेबी को मोम के हाथ में देती है और सभी उसे देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वैन सैंजी के बारे में डॉक्टर से पूछता है और कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर कहती है कि वो ठीक है, आप उससे अब मिल सकते हैं। वेन सैंजी से इमोशनल होकर कहने लगता है कि सॉरी, मैं बहुत ही बुरा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे पास टाइम से नहीं आ सका। सैंजी उसे चुप करके कहती है कि तुम तो मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो, तुमने मेरी लाइफ बदल दी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और दोनों अपने बेबी को देखते हुए स्माइल करते हैं और इसी स्वीट मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।